थे। ठीक है, और वो फिगर ऑफ स्पीच हम क्या पढ़ रहे थे, फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। ठीक है, तो जो फिगर ऑफ स्पीच है बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस है, उसमें अंतिम दो फिगर ऑफ स्पीच पे थे हम, और ये दो फिगर ऑफ स्पीच जो एक आयरनी था एंड सरकाजम था। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा डाउट में थे। अभी बताइए डाउट आप लोग को क्लियर हुआ है कि नहीं है? क्योंकि अब देखिए ये जो दो फिगर ऑफ स्पीच कर लेंगे ना, इसके बाद जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं बहुत इजी हैं। और अब हम बस 2 क्लास, मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में फिगर ऑफ स्पीच हमारा बहुत डिटेल में जैसे चल रहा है वैसे एंड हो जाएगा। तो ये आप हमें बता दीजिए कि इसमें किसी को कोई डाउट है। इसी प्रकार से एक और बात ध्यान रखना है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर रखिए। ऑक्सीमोरन एंड एक दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। ठीक है, ये डाउट एकदम जो है आपके माइंड में होना नहीं चाहिए। इन सब चीजों को लेके अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे सिनेक्डेकी एंड मिटानमी को मैंने बताया था, तो उसमें बताया था कि ये डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और फिर धीरे धीरे सबका जो है क्लियर होता गया। तो उसी प्रकार से यहां भी ध्यान दीजिए, आयरनी एंड सरकाजम, ऑक्सीमोरन एंड एंटीथेसिस। ठीक है, तो ये जो आयरनी एंड सरकाजम है, ये बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? उस दिन एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि आयरनी का मतलब, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है या जो सिचुएशन है, ध्यान दीजिएगा, जो कुछ कहा जा रहा है या जो समझा जा रहा है या जो सिचुएशन है, जो रियल कंडीशन है वो उसके ठीक उल्टी है। आयरनी का मतलब क्या हुआ, जो भी चीजें हैं ठीक अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, अपोजिट चीज है लेकिन कह रहे हैं दूसरी बात, मतलब कह रहे हैं जो चीज उसके ठीक अपोजिट चीजें हैं। सरकाजम में क्या है, जो चीज है उसको डायरेक्ट कहा जा रहा है लेकिन कहने का तरीका बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, और इसीलिए सरकाजम को कई बार कहा जाता है कि बहुत ही मतलब ये वाइल्ड माना जाता है फिगर ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो अब जो है सरकाजम का और आयरनी के मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करने वाला हूं कि शायद यहां से आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाए। और वैसे एक बात बताऊं, जो राइटर्स हैं चाहे जो तरह तरह के बुक्स हैं, वो लोग सरकाजम और आयरनी को लेकर कंफ्यूज भी बहुत हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्टैंड बस बनाना है, और स्टैंड यही है कि आयरनी में क्या होगा, हम एकदम उल्टा समझेंगे, सरकाजम में जो है वो एकदम सीधा समझेंगे। बस एक बात ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल लेता हूं और वहां से हम चीजों को और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, एक आप सभी ने एक बहुत ही फेमस पढ़ा होगा, प्राइड एंड प्रिजुडाइस। पढ़ा है सभी ने ना कभी अपने बैचलर डिग्री में, प्राइड एंड प्रिजुडाइस। मेरी आवाज जा रही है सभी को? अच्छा, नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा है किसी को? नो सर। ठीक है, प्राइड एंड प्रिजुडाइस पे आ जाते हैं, और यहाँ ये ध्यान दीजिए। देखिए, एक लाइन है, और ये लाइन कौन बोल रहा है ये बाद में देखेंगे, पहले लाइन लिखिए। एंड यू आर एज हैंडसम as handsome as any of them, as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party। इसको नोट कर लें फटाफट पहले। ठीक है, अब ये किसने बोला है ये समझ लो। ये जो है, ये प्राइड एंड प्रेजुडाइस में जो है मिस्टर मिसेज बेनेट जो हैं, ये इंसिस्ट करती हैं अपनी फैमिली को एक पार्टी अटेंड करने के लिए। और वो पार्टी इसलिए अटेंड करना चाहती हैं जहाँ पे वो अपने जो अनमैरिड इनके चिल्ड्रेन हैं, इनकी 5 लड़कियां हैं, मिस्टर एंड मिसेज बेनेट की, ध्यान रखना, मिस्टर एंड मिसेज बेनेट की कितनी लड़कियां हैं? 5। तो ये 5 लड़कियों को लिए जो है शादी के लिए लोग बहुत परेशान हैं, उनकी शादी करना चाहते हैं। तो अब शादी कर रहा है तो भाई योग्य लड़का भी मिलना चाहिए। और उस समय एक चल रहा था कि लड़का कितना पैसे वाला हो, ऐसे लड़के को ढूंढो और उसका शिकार करो।
कुछ ऐसे। लेकिन वो लड़का पसंद करेगा तभी तो ये अब पूरे कोई तरीके छोड़ने नहीं चाहते हैं। तो अब क्या हुआ कि मिस्टर बेनेट जो है थोड़े से मतलब बहुत ही सिंपल और सीधे आदमी है, फालतू चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मिसेज बेनेट जो है थोड़ी सी ये उस तरह की हैं कि मौके पे इस तरह सिचुएशन बना के कि हमारा लाभ हो जाए, शो वूमेन है। तो जब ये मिसेज बेनेट ये चीज बोलती हैं कि मैं पार्टी में जा रही हूँ अपनी बच्चियों को लेके, वहां पे इनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, तब मिस्टर बेनेट का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या है स्पेशली, और एक बात और ध्यान रखना कि जो मिसेज बेनेट हैं ये किसको दिखाना चाह रही हैं, वहां पे एक मिस्टर बिंगले नाम के पर्सन आए हैं और ये बहुत रिच पर्सन है, उस पार्टी में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही रिच पर्सन है और कुछ समय के लिए वहां रहने वाले हैं। तो इसलिए जो है ये लोग चाह रहे हैं कि काश जो मिस्टर बिंगले हैं ये पसंद कर लेते इनकी किसी भी लड़की को, और स्पेशली बड़ी वाली को, तो शादी हो जाती। ठीक है, तो एज यू आर एज हैंडसम एज एनी ऑफ देम। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो आपके महोदय हैं मिस्टर बेनेट, ये अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि तुम उतनी ही हैंडसम हो जितनी की एनी ऑफ देम, जितनी की मेरी लड़कियां हैं, जितनी लड़कियां हैं 5, ये सब यंग एज की हैं, टीन्स हैं। तो ये उनसे अपने वाइफ का तुलना कर रहे हैं जो कि इस समय जो है अपने 40s में चल रही हैं। तो ये तुलनात्मक जो चीजें हैं, ये देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको बताना है मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी। और देखो ये ले जा रही है अपने लड़कियों को पसंद करवाने के लिए, तो इनके पिताजी बोल रहे हैं कि मिस्टर बिंगले हो सकता है तुमको पार्टी में देखे और तुमको सबसे ज्यादा पसंद करे। अब बताइए यहाँ पे क्या है, आयरनी है कि सरकाजम? आयरनी है, इनडायरेक्टली कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, इनडायरेक्ट तो कमेंट सब जगह है, लेकिन आयरनी क्यों है प्रेम जी? ये चीज सब लोग को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आप मैं बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव करने जा रहा हूँ कि आयरनी और सरकाजम में क्या अंतर है। और ये समझ लीजिए, ये जिंदगी भर लोग बहुत पढ़ लेते हैं, डाउट रहता है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा पढ़ाई करिए कि अब ये डाउट वाली समस्या खत्म हो जाए आपके लाइफ से, इन चीजों को लेके, और बाकी कुछ बच गया तो हम खत्म करके मानेंगे। तो ये बताइए आयरनी क्यों है? एनीवन? मनोज जी? क्योंकि सर उनकी एज हो गई है और उनकी तुलना अपने बेटियों से कर रहे हैं, और मिस्टर बिंगले इनको चाह लेंगे, ऐसा एक तरह से आयरनी है। कहने का मतलब ये है कि ये एकदम आयरनी है, क्योंकि ये इनका सोचना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति सोच रहा हो उल्टा, ठीक है, जो ये कह रहे हैं इसके ठीक उल्टा सोच रहे हैं। ये जानते हैं कि हमारी बीबी उतनी हैंडसम नहीं है जितने कि हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये सीधे सीधे बोल रही है एज यू आर एज हैंडसम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सोच उल्टा रहे हैं लेकिन बोल दूसरी बात रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहां भी देखिए मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है भाई, वो अधेड़ औरत हैं, उनको थोड़े ना वो बेस्ट पसंद करेंगे सबसे ज्यादा। वो जो सुंदर सुंदर उनकी लड़कियां हैं 5, उनमें से किसी को पसंद करेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये एक तरह से आयरनी है, और आयरनी में जो बात बोल रहा है व्यक्ति उसका ठीक उल्टा समझता है, और ये एकदम सेम वैसे ही है। कोई डाउट है यहां तक किसी को? एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? अभी तक जो मैंने अभी तक आयरनी और ये एग्जाम्पल को कनेक्ट किया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बोला करिए भाई यस या नो, चूंकि ना मैं आपके मैसेज को देख नहीं पा रहा हूं, तो आप बोलिए अभी यहाँ पे। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं, और जो यहाँ पे प्रूव करेगा इसी इसी बिल्कुल मतलब नॉवेल क्या है, दूसरा एक एग्जाम्पल, और उसमें क्या है एक सिचुएशन इसीलिए बना के बता रहा हूं ताकि आप बहुत बढ़िया समझो। इन सच केसेस a woman has not has not often much beauty to think of, much beauty to think of। बताइए, इन सच केसेस अ वुमेन। अब यहां सिचुएशन देखना, यहां पे क्या है कि आपने पहले वाले में देखा कि आयरनी है,
फिर उसके बाद अब ये आगे क्या बढ़ रहे हैं, ये जो है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते कि इनकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या हैंडसम है, लेकिन ये ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये उल्टा सोचते हैं उसके। ठीक है। और मिसेज बेनेट जो है रिप्लाई करती हैं, सी मस्ट थिंक ऑफ हर ओन ब्यूटी। ठीक है, कि ऐसे एज में, चूंकि मिसेज बेनेट का जो एज है वो 40s में चल रहा है, तो इस एज में जो है उनको अपने ब्यूटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब इसके बदले में फिर मिस्टर बेनेट जो है जवाब देते हैं। तो जब मिसेज बेनेट और मिस्टर बेनेट में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि उसको हैंडसम और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो समझ जाते हैं कि ये मेरे ऊपर आयरनी मार रहे हैं। तो फिर बोलती हैं कि नहीं भाई, अब ब्यूटी जो है ऐसे एज में नहीं, मतलब इस एज में जो है हम ब्यूटी के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है। तो अब देखिए मिस्टर बेनेट फिर एक स्टेटमेंट दिए हैं, और इसको स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए आप। इन सच केसेस अ वुमेन हैज नॉट ऑफन मच ब्यूटी टू थिंक ऑफ। अब ये बताइए, ये इसमें क्या है? आयरनी है कि सरकाजम? इन सच केसेस का मतलब इन दिस एज, जो एज चल रहा है 40s का। ठीक है। अ वुमेन हैज नॉट, ठीक है, ऑफन मच ब्यूटी टू थिंक ऑफ। सरकाज़म है सर। क्यों सरकाज़म है? क्योंकि सीधे सीधे बात को कही जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सीधे बोल दे रहे हैं कि देखो तुम्हारी जो जितनी एज है, इस एज में, जैसे वो बोली कि नहीं हमें नहीं सोचना चाहिए, तो उसी को दूसरे एज तरीके से बता रहे हैं। यस, जो तुम्हारा केस है, जिस एज में तुम हो, मतलब तरीका अलग है कि इस केस में जो तुम्हारा केस है कि जब तुम अपनी लड़की के लिए जो है लड़का ढूंढने जा रही हो, तो अपनी सुंदरता के बारे में तो पहले सोचना ही छोड़ दो। और उम्र भी तुम्हारी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये तंज कसने की बात है कि लड़की को दिखाने लेके जा रही हो, तो अपनी खूबसूरती पे कम ध्यान दो, अपने को थोड़ा पाउडर और क्रीम कम लगाओ, और अपनी बच्चियों पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सरकाजम है। सिचुएशन को आप समझोगे तो आप समझ जाओगे। तो ये चीज, ये लिटरेरी लाइन है, तो एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी को। तो ये सरकाजम का एकदम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप किसी को बताइए, कोई डाउट बचा सरकाजम को लेके? ये एकदम एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने एकदम क्लियर दिया, जिसमें एक ही जगह से मैंने सरकाजम और आयरनी के दो अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए, इंस्टेंसेस लिए, और उसको एक दूसरे से कंपेयर किया है। मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया होगा। यस सर। आप लोग प्लीज बोला करिए, प्लीज। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपका तरफ से यस नो नहीं आता है ना, तो फिर वो डाउटफुल रह जाता है चीजें। तो प्लीज बोलें। मैं आपके मैसेज को नहीं देख पा रहा हूं, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, आगे एक और सरकाजम का एग्जाम्पल देता हूं, आपको बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सिचुएशन देखो, सरकाजम को आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक कि आपको सिचुएशन नहीं पता है। आयरनी और सरकाजम बिल्कुल सेम वैसे ही हैं कि आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा, है ना। अगर सिचुएशन नहीं पता है तो आप जान ही नहीं पाओगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी। आयरनी में तो काफी हद तक जान जाओगे, सरकाजम में नहीं समझ पाओगे। हाँ बोलिए मनोज जी, कुछ आप बोल रहे हैं। सर मैं रितेश बोल रहा हूँ सर। हाँ रितेश जी बोलिए। सर कोई मतलब बोल चाल की भाषा में सर इसको समझा सकते तो सर बढ़िया रहता है। अभी ये एकदम सिंपल प्रोज लैंग्वेज में तो बताया हूँ, बोल चाल की भाषा में। ठीक है, सरकारी बोलना जैसे डायरेक्ट मुंह पर कह देना, डायरेक्ट। हाँ एकदम सिंपल सी बात है। जैसे आप समझिए कि एक्चुअली ना, ये उसको लैंग्वेज को बोलचाल की भाषा में ना, एक बात सुन बता रहा हूँ। देखिए, हम जो ये लिटरेरी लैंग्वेज होती है, ये सामान्य लैंग्वेज नहीं है। जब सामान्य लैंग्वेज में आप किसी को बोलोगे तो फिर इनडायरेक्ट नहीं रहेगा ना। आप इस बात को रितेश जी समझिए, ये लिटरेरी लैंग्वेज में ही आपको बोलना है, तब वो सरकाजम होगा। मतलब किसी की आप बुराई कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। आयरनी में एकदम क्लियर। बोल चाल की भाषा में हम सरकार जैसे किसी के ऊपर सिर्फ पॉइजन बोलना है तो एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, बिल्कुल। मतलब कि प्रत्यक्ष सामने करना, सरकाजम। ठीक है, सरकाजम को मैं एक और एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। आयरनी में तो फिलहाल किसी को दिक्कत नहीं है, मैं सरकाजम को एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझ जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जूलियस सीजर से ले रहा हूँ।
जूलियस सीजर में आप सभी को पता है कि जो हमारे जूलियस साहब हैं, ठीक है, इनको क्या है, एक बीमारी है, इपिलिप्सी, है ना, और यानी मिर्गी का दौरा इनको आता रहता है। ये कभी पर भी जो बहुत ज़्यादा शोर हो, बहुत ज़्यादा लोगों का है, तो ये तुरंत जो है मतलब बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि कैसियस जो है बहुत ज़्यादा नाराज है जूलियस सीजर के ऊपर, और कैसियस बहुत ज़्यादा नाराज है, और इस वजह से जो है जूलियस सीजर पे इसलिए नाराज है कि जो रोम के लोग हैं वो लोग उसको भगवान की तरह मान रहे हैं, ठीक है। तो कैसियस जो है बहुत ज़्यादा नाराज है। रीजन क्या है कि रोम के लोग जो है बहुत ज़्यादा, सीजर जब आ रहा है तो लोग एकदम पागलों की तरह जो है दौड़े चले आ रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी एक पार्टी मतलब कुछ होने वाला है, एक फेस्टिवल होने वाला रहता है, तो उस फेस्टिवल में सीजर आने वाले रहते हैं, तो सब लोग उनको एक झलक पाने के लिए एकदम परेशान है। तो ये जो पॉपुलैरिटी है सीजर की, ये कैसियस बिल्कुल भी देख नहीं पाता है, बिल्कुल इसे आंखों ये सुहाता नहीं है बिल्कुल भी। अब उसके बाद भाई जूलियस सीजर में कुछ कमी भी है। आपको पता है कि उसको एपिलेप्टिक फिट है, यानी वही मिर्गी का दौरा आता है। तो अब देखिए इसने एक लाइन बोला है, और ये लाइन देखिए, ये बोल रहा है कि इट इज ट्रू। अब ये इट इज ट्रू शेक्सपियर ऐसे लिखते हैं, आई गायब रहेगा, तो इट इज ट्रू, ध्यान से दीजिए, दिस गॉड डिड शेक। क्या समझ में आया? अब ये लिटरेरी लैंग्वेज में रहेगा, आप सामान्य लैंग्वेज में बोलोगे तो कभी सरकाजम उस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा। अब ये कह रहा है कि इट इज टाइम दिस गॉड डिड शेक, इट इज ट्रू, ये सत्य है कि ये जो गॉड है, यानी जूलियस सीजर को सब लोग गॉड बना रखे हैं ना, तो ये कह रहा है ये गॉड है, ये तो गॉड जो है, और जब डिड लग जाता है यानी जोर दे के बोला जा रहा है, ये वाला तो गॉड जो है ये तो कांपता है। समझने की कोशिश करिए, यानी ये वाला गार्ड तो कांपता है। कांपता होने का मतलब क्या, ट्रेम्बल करने की बात, और ट्रेम्बल करने की बात, इस शेक करने से मतलब सीधे सीधे क्या है, जो उसको मिर्गी का दौरा आता है, इपिलिप्टिक फिट, उसकी बात हो रही है, इपिलिप्टिक फिट, इसकी बात कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे सरकाजम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सरकाजम है कि आयरनी है, क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं सर, इसमें सरकाजम क्योंकि डायरेक्ट मुंह पे बोल रहा है, मुंह पर एकदम सीधे बात बोली जा रही है, लेकिन लैंग्वेज लिटरेरी है भाई। ये कह रहे हैं कि एकदम सत्य, हाँ ये कह रहे हैं, ये ब्रूटस से ऐसा कह रहे होंगे कि ये देखो ये बिल्कुल सत्य है भैया, ये देखो ये जो हमारा गॉड है, ये गॉड तो हिलता है, यानी ये पहली बार दुनिया में ऐसा गॉड होगा, हाँ, जिसको एपिलेप्टिक फिट है। मतलब ये जो बात है एपिलेप्टिक फिट होने की बात, उसको शेक के माध्यम से सीधे सीधे बोल रहा है, और जब बात सीधे हो रही है तो ये सरकाजम हो जाएगी। एकदम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है सरकाजम को लेके, ठीक है। तो ये चीज है, ये है सरकाजम, ठीक है। तो बस इसको ऐसे समझना है, और इसमें बिल्कुल भी जो चीजें सीधे सीधे आएंगी वही सरकाजम है। और जहां तक रितेश जी आप एग्जाम्पल उस तरह से बोल रहे हैं ना, उस तरह मैंने कुछ माइंड मेकअप नहीं किया, मैं वैसा भी कुछ ऐसा बना के बता दूंगा इन फ्यूचर, है ना, किसी क्लास में, ठीक है। अभी बताइए जो लिटरेरी एग्जाम्पल्स दे के मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ हद तक? यस सर, हो रहा है, हो रहा है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग को क्लियर नहीं है, आपको कैसियस बोला है ना, हाँ ये कैसियस ने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है। ये जो कैसियस है ये कमेंट कर रहा है जीसस इनके जूलियस सीजर के एपिलेप्टिक फिट पर, जो इनको मिर्गी का दौरा आता है। तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा अब एक और समझ लो, अगर आपको इतना, मैं एक और समझा दे रहा हूँ, नोट कर लिया ना, आगे बढ़े। सर सीजर जो है एक कान से बहरा भी होता है शायद सर? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है आप, उसको एक कान से कम सुनाई देता है। अब ये आप देख लेना, मैं जब पढ़ाया था तभी बताया था किस कान से कम सुनाई देता है, ये आप देखना, मेरे ख्याल से लेफ्ट वाले से शायद, क्योंकि वो राइट से कम शायद सुनाई देता, तभी वो उससे बोलता है कम टू द लेफ्ट। एक लाइन है सीजर की, ठीक है, वो कहता है कि मेरे इस तरफ आओ, क्योंकि वो एकदम सीधे बोलता है कि मुझे कम सुनाई पड़ता है, तो इधर आओ तो तुम एकदम बढ़िया से सुन पाओगे, जो तुम बोलोगे मैं सुन पाऊंगा कि तुम बोल क्या रहे हो, है ना।
बिल्कुल, ये नोट कर लिया आपने। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, ये एक्चुअली ना बिल्कुल समझ लीजिए, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अब एक बार हम इसको कर लिए तो हमें एकदम विश्वास है कि अब आप लोग को डाउट नहीं होगा, है। अच्छा, एक और लिख रहा हूं। सम सोल्जर्स आई नो, सम सोल्जर्स आई नो, बहुत से, आई नो आर अफ्रेड ऑफ डेथ। बताओ, ये जो है ये किस चीज का एग्जाम्पल है? पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो जीबी शाह है उनका बहुत ही फेमस ड्रामा है आर्म्स एंड द मैन, ये मैं भी इसे बहुत पसंद करता हूं। ठीक है, सरकाजम एकदम क्लियर है। क्यों क्लियर है? सीधे सीधे बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो आपका हीरो है हमारा ब्लंट सली, है ना, सीधे सीधे बोल रहा है कि सम सोल्जर्स आई नो, मैं जानता हूं कि कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं, आर अफ्रेड ऑफ डेथ, जो कि डेथ से डरते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह से ये सरकाजम है, मतलब कि सीधे सीधे बोला जा रहा है कि हाँ वो डेथ से डरते हैं, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो सीधे, जबकि ये माना जाता है कि सोल्जर्स को डरना नहीं चाहिए। सोल्जर्स को क्या माना जाता है? ब्रेव माना जाता है, जाएंगे नहीं डरेंगे, अपनी जान गंवा के चले आएंगे। लेकिन ये सीधे सीधे बोला जा रहा है कि हाँ भैया कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो डेथ से डरते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है? सरकाजम का एग्जाम्पल है। अब शायद आप लोग इस वाले को मुझे बता दो, ये देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। आई फियर, आई रॉन्ग द ऑनरेबल, HONOUR, ऑनरेबल मैन। ठीक है, बताइए। आई फियर, आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, बता सकते हैं ये कहाँ का है? एवरीवन, आई फियर, आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन। तो जूलियस सीजर का है। बहुत सही, जूलियस सीजर का ही है रितेश जी। और जो ये ऑनरेबल मैन ये है, ये होता है। हाँ, ये ऑनरेबल मैन कौन है? कॉन्स्पिरेटर्स को बोल रहा है ये। ठीक है, कॉन्स्पिरेटर, सॉरी PIRTOR, कॉन्स्पिरेटर्स को बोल रहा है। तो अब आप बताइए यहाँ पे सरकाजम है कि आयरनी है? क्योंकि इसके ठीक पहले वाली लाइन में आयरनी है। ठीक है, इसके पहले वाली लाइन थी उसमें आयरनी थी, लेकिन इस वाले लाइन में सरकाजम है। अब सरकाजम क्यों है? एकदम सीधे बोल रहा है, आई फियर, हाँ मुझे डर लग रहा है कि आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, ये जो ऑनरेबल लोग हैं इनको मैंने गलत प्रूव करने की कोशिश की है। एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है, क्योंकि ये लोग ऑनरेबल माने जाते थे भाई, आपके जो पर्सन है, क्या नाम है इनका, बताइए, जो सबसे ऑनरेबल जो पर्सन है आपके जूलियस सीजर ड्रामा में, ब्रूटस। तो ये बोल रहे हैं इनको, मतलब ऑनरेबल तो हैं ही, ऑनरेबल हैं, और ये कहीं ना कहीं सरकाजम है। ठीक है, कि ठीक है ये लोग ऑनरेबल हैं, तो मुझे डर लग रहा है कि मैंने इन लोग को रॉन्ग किया है, यानी इनको रॉन्ग साबित करने की कोशिश की है। ये एक तरह से यहाँ पे सरकाजम का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये डिफरेंट कोटेशन, डिफरेंट एग्जाम्पल, डिफरेंट सिचुएशन के द्वारा इन लोग को पहले ही गलत प्रूव कर चुके हैं, और उसी बात को ये डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये सरकाजम का एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर भी। ठीक है, जो बात है सीधे बोली जा रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लिटरेसी स्टाइल में, आई फियर, हाँ मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने जो है इन लोग को जो है, जो ऑनरेबल मैन है, इनको रॉन्ग साबित करने की कोशिश की है, और एकदम 100% इन्होंने रॉन्ग साबित कर दिया है। ठीक है, तो सीधे सीधे बोला जा रहा है, दैट इज सरकाजम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैंने वो दिया था आपको, जहां से मैंने जेन ऑस्टिन के 2 स्टेटमेंट से कनेक्ट किया है। अगर उस स्टेटमेंट को आप समझ गए और उसको अच्छे से नोट कर लेना, जब भी आयरनी या सरकाजम को लेकर कंफ्यूजन हो आप वहीं से समझना।
ठीक है। और बाकी बिल्कुल मत परेशान होइए, जब जब हम पोइट्री और ड्रामा कुछ भी पढ़ रहे हैं अब, तो आयरनी, सरकाजम और जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच है उनको तो हम पकड़ पकड़ के, समझ लो गोली मारने वाली बात हो गई, उनको पकड़ पकड़ के हम उनको बताएंगे कि देखो भैया यहाँ आयरनी, यहाँ सरकाजम है, यहाँ ये फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ ये है, ताकि एकदम अब रट जाए आपके दिमाग में हर एक चीज, हर एक लाइन। चलो, तो ये हमने बहुत अच्छे से आयरनी और सरकाजम देख लिया है, ठीक है। और बिल्कुल भी इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, दिक्कत भी होगी तो फिर हम लोग आगे समझते रहेंगे। एक और मैंने आप लोग को अभी एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पोज किया था, ये जरूर आपको जानना चाहिए कि अगर आपसे एक बेसिक डिफरेंस पूछ दिया जाए आयरनी, सरकाजम, ठीक है, क्योंकि इन सब में जो है, और फिर ये आपका हो गया क्या, एंटीथेसिस और एक और मैंने बोला था क्या, ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो आप क्या बेसिक डिफरेंस बताओगे? तो अगर सब में डिफरेंस बताएं, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे अपोजिट वाली बात हर जगह आती है ना। तो अब एक बात समझने की कोशिश करना है कि अगर ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस की बात करेंगे तो क्या आप करोगे? तो एक बात ध्यान रखना कि जो ऑक्सीमोरन होता है, यहाँ पे ठीक अपोजिट आइडिया को रखा जाता है एक दूसरे के बगल में, और सबसे बड़ी चीज, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि एक दूसरे के बगल में साइड बाय साइड रखा जाता है, ठीक है। यानी दो वर्ड मिलके ऑक्सीमोरन का निर्माण करते हैं। लेकिन जब एंटीथेसिस की बात होती है, तो एंटीथेसिस में ठीक क्या होता है, ये एक तरह से स्ट्रक्चरल मतलब जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक सेंटेंस टाइप का चलेगा और फिर दूसरा सेंटेंस चलेगा, और ठीक जितने वर्ड यहाँ पे हैं ठीक उतने ही वर्ड वहां पे होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर के रूप में जब दिखे आपको, और यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखना कि ठीक अपोजिट आइडिया नहीं होता है, लेकिन आइडिया एक दूसरे से थोड़ा कंट्रास्टिंग टाइप का होता है, एक दूसरे से थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं अलग होता हुआ नजर आता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे के एकदम कंट्रास्ट नहीं कह सकते। जैसे आपने बोला कि मैन मेड द कंट्री, गॉड मेड द मैन एंड मैन मेड द कंट्री, मतलब थोड़ा सा एकदम मतलब जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको भौचक्का करेगा, लेकिन वो अपोजिट आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये चीज एक बेसिक डिफरेंस भी ध्यान देना है कि ऑक्सीमोरन में एकदम ठीक अपोजिट दो प्रकार के वर्ड हैं, आइडिया, उनको एक साथ रखा जाएगा। एंटीथेसिस में क्या होगा कि डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, कंट्रास्ट होगा उन सब में, हाँ, लेकिन 100% अपोजिट आइडियाज नहीं होंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है स्ट्रक्चर की, कि जो स्ट्रक्चर होंगे दोनों के, वो स्ट्रक्चर एकदम मतलब ऐसे होगा कि जैसे दो क्लॉज चल रहा है, एक क्लॉज दूसरा क्लॉज, और जो स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हो रहा है वही स्ट्रक्चर सेम इसमें फॉलो होगा। जैसे गॉड मेड द मैन, 3 वर्ड आए, मैन मेड द कंट्री, 3 वर्ड इधर भी आ रहे हैं, 4 वर्ड, तो 4 का कॉम्बिनेशन, सेम वही स्ट्रक्चर, सेम वही वर्ब, सेम उसी तरीके से। तो ये एक बेसिक डिफरेंस ऑक्सीमोरन और एंटीथेसिस में आप सभी को ध्यान रहेगा। इसी तरह जो हमने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया वहां पे आयरनी, और उसमें वहां भी किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले आयरनी को लेके बस 1 सेकेंड का समय लेंगे, और सिर्फ आपसे हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपने जो पढ़ाया मैंने वो आपको याद है कि नहीं है। आयरनी के मैंने कितने प्रकार बताए थे, फटाफट बोलेंगे आप लोग, क्योंकि अब आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन कौन से प्रकार थे? सबसे पहला फर्स्ट वर्बल आयरनी, वर्बल सिचुएशन, दूसरा क्या बताया था? ड्रामेटिक, और तीसरा क्या बताया था? सिचुएशन। तो ये बताओ सिचुएशनल, इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं इन तीनों आयरनी में कहीं से भी किसी प्रकार से? वर्बल आयरनी आप सभी समझ रहे हैं कि शब्दों के द्वारा जो भी होना होगा, 2 स्टेटमेंट मतलब जो भी स्टेटमेंट आएगा आइडिया ठीक उसके अपोजिट होगी। ड्रामेटिक आयरनी में क्या होगा भाई? ड्रामेटिक आयरनी एंड एनीवन टेल, फास्ट बताइए जल्दी से, 1-1 मिनट में इनको फिर से रिवाइज एक तरह से हो रहा है। ड्रामेटिक आयरनी में क्या होगा? एनीवन फास्ट, पढ़ाने के साथ भूल तो नहीं रहे हो, ये भी ध्यान दें। हाँ बोलिए। इसमें सर हीरो को नहीं पता होता है और ऑडियंस को पता हो जाता है।
हाँ, तो बस बस यही चीज ध्यान देना है कि मतलब जो भी स्टेज पे हो रहा है या जो प्ले की घटनाएं घट रही हैं उसमें ऑडियंस पहले से पता रहता है, और ये चीज वहां पे जो कैरेक्टर्स आपस में बातचीत कर रहे होते हैं या जिसको बेवकूफ बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है, उसमें किसी एक को पता नहीं होता है। तो ये आयरनी हुई, ठीक है, कि ऑडियंस को पहले ही पता है और फिर उसी चीज को बताने की कोशिश, और वहां पे ऑडियंस को पता है कि हाँ ओथेलो बेवकूफ बन रहा है, लेकिन फिर भी ऑडियंस वहां बना रहता है और चीजों को देखता है। तो ये है ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है, जो कि एकदम अलग है। जैसे अगर आप मैकबेथ प्ले की बात करो तो मैकबेथ में क्या है, आपको पूरा पता है कि डंकन की हत्या होने वाली है, लेकिन डंकन को ये बात नहीं पता है। डंकन को बहुत अच्छे से स्वागत कराया जाता है, लेकिन ये आपको पता है कि डंकन को ये लोग आज मारने वाले हैं, ठीक है। तो ये ड्रामेटिक आयरनी होगी डंकन के केस में। सिचुएशनल आयरनी क्या है, एनीवन फास्ट? सर टर्न ऑफ इवेंट्स। हाँ, जो इवेंट मतलब आप जो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज होगा लेकिन वो ना हो, उसके ठीक उल्टा हो जाए, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो जाए। तो जैसे आप लोग को मैंने जो गिफ्ट ऑफ मेजाई पढ़ाया था वहां क्या बताया था कि किस तरह आप देखते हैं कि दो जो हमारे हीरो हीरोइन लोग हैं ये अचानक जो है एक दूसरे के लिए जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनको ये दूंगा तो इनके काम आएगा, वो उनको वो देंगे तो इनके काम आएगा, लेकिन जब वो मिलते हैं तो सिचुएशन एकदम उल्टा हो जाता है कि नहीं है। तो जो आप एक्सपेक्ट करें वो ना हो जाए और ठीक उसके उल्टा कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिचुएशनल आर्मी। तो अगर देखा जाए तो सब जगह जो है अपोजिट चीजें हो रही हैं लेकिन अलग अलग कंडीशन में हो रही हैं, ठीक है। तो ये है आयरनी, और मेरे ख्याल से आयरनी में अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आयरनी सरकाजम 100% क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है और एग्जाम्पल्स जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते रहेंगे, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई वर्क पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तो अगर जैसे फिगर ऑफ स्पीच का कोई एग्जाम्पल हो तो उसे जरूर नोट करें अपने। और आप लोग जो अपनी नोट्स बना रहे हैं, मैं पहले भी बोला था कि अब आप लोग टीजीटी का नोट्स दूसरे तरीके से बनाइए, पहले वाला पैटर्न चेंज कर दीजिए। जैसे आपकी कॉपी है तो आप लेफ्ट साइड का स्पेस छोड़ दीजिए, सिर्फ राइट साइड में लिखिए। इसमें क्या होगा कि लेफ्ट साइड में अगर मान लीजिए कोई काम की चीज हमें यहाँ से नजर आई कि ये वाला मैंने स्टेटमेंट लिखा, इससे रिलेटेड कोई चीज यहाँ काम का है, तो हम ठीक इसके सामने ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ऐसे एरो लगा के ठीक इसके सामने लिख सकते हैं। तो ये एकदम क्या होगा कि जब इसको पढ़ोगे ये इससे कनेक्टेड बात है तो ये सामने दिख जाएगा। और अगर कई लोग क्या करते हैं कि बाद में, जैसे मान लीजिए कि वो अपना नोट्स बना रहे हैं तो 2 पेज 3 पेज उन्होंने लिखा, उनका पेज भर गया, उसके बाद उन्होंने 2 पेज छोड़ दिया या 1 पेज छोड़ दिया, तो उसमें क्या होगा कि जो डायरेक्ट जो आइडिया जिससे कनेक्टेड है ना वो बाद में मिलेगा। तो जब रिवीजन करोगे ना तो ये बाद में मिल रहा है तो आपको उस समय ध्यान नहीं आएगा कि इससे कनेक्टेड कोई चीज यहाँ भी है, तो वो बाद में जाके देख पाओगे। तो मैं फिलहाल जब नोट्स बनवाता हूँ किसी को तो मैं इसी तरीके से नोट्स बनवाता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट वे है। थोड़ा सा पेज नुकसान होता है, लेकिन ये है कि इसमें बहुत सी चीजें एक बार जब ऐसी नोट्स बन जाती है तो आपको कभी जिंदगी में टेंशन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी कोई काम की चीज इधर मिलेगी आपको इससे रिलेटेड, आप इसके ये बाएं साइड में लिख लोगे। तो ये आप लोग कोशिश करिए, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने की, स्पेशली जो और राइटर्स का हम पढ़ाएंगे उसमें। चलिए एक और जो है फिगर ऑफ स्पीच है जिसको इसी कैटेगरी में आप रख सकते हैं, ठीक है। उस फिगर ऑफ स्पीच को हम बताने जा रहे हैं और वो इस कैटेगरी का लास्ट फिगर ऑफ स्पीच होगा। आप सभी ने शायद नाम सुना हो या ना सुना हो, इरोटेसिस सुना है नाम? है नो सर। कोई बात नहीं है, इसी को आप और भी कह सकते हो। ये तो एकदम 100% सुना है, ये इजी वाला है, इंट्रोगेशन, इंटेरोगेशन। हाँ सर, ये सुनो। ये सुनो, लेकिन ये इंटरोगेशन क्या होता है, हम अक्सर सोचेंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, लेकिन ये वो क्वेश्चन वाला नहीं है, ध्यान रखना, ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो क्वेश्चन और फिगर ऑफ स्पीच में अंतर है, ठीक है। तो अब हम इसको सीधे सीधे लिखते हैं, इसके डेफिनेशन को, फिर आप एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। क्योंकि इसके एग्जाम्पल बड़े अच्छे अच्छे मुझे दिखे तो मैंने कहा ये जरूर आपको पढ़ा देना चाहिए। तो लिखिए, इट इज दिस फिगर ऑफ स्पीच प्रेजेंट्स एन ऑब्जर्वेशन, दिस फिगर ऑफ स्पीच प्रेजेंट्स एन ऑब्जर्वेशन, प्रेजेंट्स एन ऑब्जर्वेशन, बोलते भी जाना जब जब आप लिख लेना, तो ऑब्जर्वेशन, पुट विद डेलिबरेट
डेलिबरेट आर्टिस्टिक स्किल, जानबूझ के ऑब्जर्वेशन एक आर्टिस्टिक स्किल में प्रेजेंट की जाती है, और वो कैसा आर्टिस्टिक स्किल है? इन द क्वेश्चन फॉर्म, इन द क्वेश्चन फॉर्म। An observation put with deliberate artistic skill in the question form। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, बट इट कैरीज, लेकिन ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप ही पता है, बट इट कैरीज इट्स ओन आंसर, इट्स ओन आंसर, लेकिन इसमें खुद इसका आंसर ये लिए रहता है। ठीक है, ठीक है। इसी के बाद इसमें और लिखिए, एन, अगर खुद का आंसर है तो किस तरह से होगा? एन इरोटेसिस इज ऑलवेज स्ट्रांगली affirmative or strongly negative, is always strongly affirmative or strongly negative in intent, मतलब जो इसका इंटेंड होता है, ठीक है, जो इसका मतलब पहले से प्लान होता है वो ये होता है कि इसका आंसर खुद इसे, मतलब जब आप बोलोगे तो यानी आपको आंसर उस क्वेश्चन का खुद पता है, और वो आंसर या तो बहुत ही स्ट्रांगली अफर्मेटिव होगा या स्ट्रांगली निगेटिव होगा। जैसे अगर आप लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ते होंगे, हालांकि वो भी एक अलग से फिगर आप स्पीच के रूप में दिया गया है, तो उसमें आप बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। तो क्या आप वहां क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं? अगर आप बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, क्या ये क्वेश्चन है? एनीवन? नो सर, तो उसकी बड़ाई करना हो गया सर। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है। इसका एक्चुअल में इसका मतलब हुआ कि ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी ये क्वेश्चन नहीं बल्कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर खुद उसमें दिया हुआ है, और या तो बहुत ही स्ट्रांगली अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा, लेकिन चूंकि वो क्वेश्चन फॉर्म में पूरी तरह से है ही नहीं। ठीक है, उसका एक दूसरा पैटर्न है, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो ये एकदम क्वेश्चन मार्क भी इसमें लास्ट में आएगा। ठीक है, और जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है तो उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, ध्यान देना। तो ये उसकी पहचान होती है कि भैया ये तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एकदम क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो एक और दूसरे पेज पे चलते हैं। सबने नोट कर लिया है जितनी बातें अभी मैंने बताई है? सर ये थीसिस लिखे हैं, क्या लिखे हैं सर इसको? टेसिस है, टेसिस। ठीक है, इसे स्पेलिंग इसका EROTESIS। ठीक है, और जितनी भी चीजें मैंने अभी तक लिखाई एकदम क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो, कहीं कुछ न लिख पाओ तो पूछ लो। आगे बढ़े? यस सर। बोल दिया करिए। चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक और पहले पॉइंट लिख लीजिए, तब हम एग्जाम्पल देंगे। लिखिए, द स्पीकर और राइटर, द स्पीकर और राइटर, ये मैंने लिख, द स्पीकर और राइटर यूजेज द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यूज करता है जब उसे पहले से पता है कि भैया इसका आंसर या से आना है, फिर भी क्यों क्वेश्चन पूछता है? तो सिर्फ इसलिए वो क्वेश्चन पूछता है। यूजेज द क्वेश्चन फॉर्म only to secure an extra emphatic effect और अपील। पर्पज है, ठीक है, यानी वो एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एम्फैटिक इफेक्ट या अपील करना चाहता है, बनाना चाहता है कि जब आप पढ़ो तो आपको थोड़ा प्रेशर फील हो। जैसे भाई पोएट्री है ना, सिंपल लैंग्वेज में बोल दोगे तो मजा नहीं आएगा ना, तो ऐसा हो कि वो क्वेश्चन का आंसर आप खुद दो और आपको अच्छा फील हो।
तो देखिए एग्जाम्पल लेता हूं, आगे बढ़े। और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल यस हैं, बहुत Yes, अच्छे sir. अच्छे एग्जाम्पल हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। अब मैं देखता हूं कि कौन कौन मुझे बताता है, क्योंकि ये पूछने के साथ ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं और आपको जानना चाहिए। जब मैंने कोटेशन पढ़ाया शेक्सपियर के तो उसमें ये आए थे, तो इसलिए मैं आपसे पूछूंगा। चलिए, अगर आप ये देख लें, मैं लिख रहा हूं, हैथ हैथ नॉट अ जीव आइज, क्या जीव के पास आइज नहीं होती हैं? क्वेश्चन मार्क। हैथ नॉट अ जीव हैंड, अ जीव हैंड, हैंड्स, ऑर्गन्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस से आर्गन्स बहुत अच्छा। Shylock की speech. डायमेंशंस, Shylock की speech. बहुत सही है, शाइलॉक की स्पीच है और ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में आया हुआ। और ये कब बोलता है? आप लोग एक्ट 3 सीन 2 ऐसे करके है, देख लेना। और बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी। जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो बहुत जोर दिया था इस पे, अगर आप लोग जी वीडियो सर, उठा के देखेंगे तो। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि ये बहुत ही इमोशनल सीन है भाई, इनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है भाई। एंटनी केवल इसलिए इनको जहां देखता है तो इसलिए नाराज हो जाता है कि ये जीव है। मतलब उनकी नाराजगी तो एक पहली चीज है कि ये चलो भाई लोगों से ज्यादा ब्याज पे पैसे देता है और फिर नहीं दे पाते हैं तो उनको लूट लेता है, उनके घरों को, और सब उनको बर्बाद कर देता है। लेकिन एक दूसरा रीजन भी उसके हेट्रेड का है, और ये है कि ये जीव है और बाकी सब क्रिश्चियन है। जो इटली में ज्यादातर लोग क्रिश्चियन थे और केवल जीव बहुत कम थे। तो अब ये लोग जीव को जब क्रिश्चियंस देखते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। एंटोनियो का ही बिहेवियर देखिए, ये जहां उसको देखते हैं तो उसको 2-4 लात घूंसे जमा देते हैं, उसके मुंह पे थूक देते हैं। तो वो बेचारा अपने जख्मों को दबाए हुआ है, लेकिन अंत में अपने आप को रोक नहीं पाता है। ठीक है, और बोलता है कि क्या जीव की आंखें नहीं होती हैं? हैं? क्या जीव के पास हाथ नहीं होते हैं? क्या उनके बॉडी ऑर्गन्स नहीं है? क्या उनके डायमेंशंस नहीं है? तो फिर उनके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों? यह बहुत ही स्टेटमेंट, बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि मर्मस्पर्शी है, बहुत ही पैथेटिक है जब वो ऐसा बोलता है तो। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो है ये जो है आप समझिए ये किस चीज का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का क्या आप आंसर आपको पता है कि नहीं पता है? बताओ। जब ये यस क्वेश्चन पता है। बोल रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है भाई, कि जीव की आंखें होती हैं। आप भी बोलोगे हाँ भैया आंखें होती हैं, उनके भी हाथ होते हैं। आप यानी आंसर पता है, वो आंसर जानता है कि स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव आंसर है यहाँ पे। वो जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि वो आपके ऊपर प्रेशर बनाना चाह रहा है। जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट है राइटर वो डालना चाह रहा है, और इसका आंसर पता है आपको। तो ये क्या हो गया? ये इंटेरोगेशन हो गया, या फिर क्या हो गया? एपी इरोटेसिस। ठीक है, ये है इरोटेसिस। एक और लिख रहा हूं और देखता हूं ये कौन बताता है। इफ यू प्रिक अस डू वी, बोलता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। ये उसी में लाइन है। Merchant of Venice. हाँ, ये उसी में लाइन है, उसी के बाद की लाइन है कि यदि आप हमें कांटा चुभोगे या कोई चीज चुभो दोगे, नुकीली चीज, तो क्या हमें हमारे अंदर से ब्लीड नहीं होगा? क्या हमारे अंदर से ब्लड नहीं निकलेगा? कि खाली क्रिश्चियन को चुभो दोगे तो उसके में से ब्लड निकलेगा और मेरे में से नहीं निकलेगा, है ना? तो ये क्या है? अरे बहुत ही अपीलिंग लाइन है सर ये। ये कोई तभी बोल सकता है जब वो आदमी सताया गया है। हाँ, बहुत ऐसे कभी बोल ही नहीं सकता है। ऐसे बोल ही नहीं सकता। ये बहुत, अगर आप सभी को याद हो तो एक बहुत पहले मूवी आई थी, मैं मूवी का एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि लिटरेचर मूवी ही है। तो उसमें जो है आपका नाना पाटेकर साहब थे हीरो। और वो ध्यान नहीं आ रहा तिरंगा था कि क्या था। तो उसमें जो है हमारी हीरोइन को मतलब उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। शायद वो विडो थी कि मुस्लिम थी, क्या था,
है ना, मुस्लिम वगैरह वाला केस था। तो वो बहुत ज्यादा मतलब वो एक दिन बहुत गुस्से में आ जाता है, वो पकड़ता है और अपने उंगली को खुद, शायद मुस्लिम, मुस्तफा है शायद, मूवी का नाम मुस्तफा है, वो मुस्लिम रहता है। हाँ सर, तो वो अपने हाथों पे ना, क्रांति है। हाँ बोलिए। मूवी का नाम क्रांति है सर, क्रांति है। हाँ हाँ, क्रांति, क्रांति अब है। जो भी हो मेरे को याद नहीं आ रहा है, मुझे चलो, उस क्रांति टाइम है, से याद आ क्रांति। गया कि उसमें वो क्या करता है, अपने उंगली को पत्थर से मतलब वो करता है, फोड़ता है और उसमें से ब्लड निकालता है और कहता है बताओ, इस ब्लड को देख के बताओ। हाँ, एक दूसरे का ब्लड निकालता है और कहता है दोनों ब्लड को अंतर करके दिखाओ, कहाँ है मुस्लिम का खून, कहाँ है हिंदू का खून, है ना। तो ये सेम वैसे ही करके है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जानता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यस ही है ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके किसमें हो जाएंगे, बोलो जल्दी से नाम बताइए, इसको जितनी बार बोलोगे, हीरोटेसिस, टेसिस। ठीक है। अब जो है कुछ दूसरे वर्क के एग्जाम्पल, तो ये बहुत फेमस है, बहुत लाइन आती है पोइट्री में और इसमें कुछ अंतर भी है, जल्दी जल्दी मैं कर ले रहा हूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। मैं लिख रहा हूं, जल्दी से बताइए। और ये तो लाइन इतनी फेमस है कि आप तुरंत बता दोगे और सबको आता भी है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, बोलो। ये किसकी लाइन है, सर सेली की, सेली की। सेली की, ठीक है, पीबी सेली, ठीक है। पोयम का नाम वे टू। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि नहीं दोगे, पता है कि नहीं आपको? आंसर तो पता है सर। स्ट्रांगली अफर्मेटिव और स्ट्रांगली निगेटिव? अफर्मेटिव सर। स्ट्रांगली अफर्मेटिव, ठीक है। यानी वो कहता है अरे भैया जब विंटर आया है तो क्या स्प्रिंग कितने दिनों तक दूर रहेगा, उसे भी आना ही पड़ेगा, तो दुख है तो सुख भी आने वाला है ना। ये बहुत बढ़िया लाइन है, ठीक है, तो याद रखना। आगे नेक्स्ट, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। शैल वी रिसीव गुड एट द हैंड्स ऑफ गॉड, चूंकि ना ये उस राइटर की बहुत बड़ी फिलॉसफी है, तो इसीलिए ये फिलॉसफी की वजह से लाइन मुझे अच्छी लगती है। एंड ब्राउनी की लाइन है। अरे वाह क्या बात, एंड ई विल नॉट रिसीव, बताइए। तो ये किसकी लाइन है, बहुत अच्छा इन्होंने बताया, ब्राउनिंग की। और ब्राउनिंग को क्या पोएट, किस तरह का पोएट बोला जाता है, कोई मुझे बता सकता है? पोएट ऑफ व्हाट? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, पोएट ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है, हमेशा ऑप्टिमिज्म वाली बातें करते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है। यदि हमें ईश्वर जो है, शैल वी रिसीव गुड एट द हैंड्स ऑफ गॉड, जब हम ईश्वर के हाथों से, ठीक है, अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले में रिवार्ड पाते हैं, गुड पाते हैं, मतलब ये वैसे समझ लो कि जब ईश्वर हमें अच्छी गुड देता है तो क्या हम इविल रिसीव नहीं करेंगे, बिल्कुल रिसीव करेंगे, यानी एकदम क्लियर है। मतलब यहाँ भी सेम वही चीज है, जब अच्छी चीजें आप पाओगे ना तो अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी लेना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको केवल अच्छी अच्छी चीजें ही देगा, ठीक है, तो कुछ कमियां भी देगा। पोयम मुझे क्लियर नहीं है, पोयम क्लियर नहीं है, प्लीज थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, इसको देख लीजिएगा आप लोग, पोयम क्या है, और मुझे भी ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है, ग्रुप में भेज दीजिएगा ताकि और लोग भी देख लें। और बहुत से और भी हैं, उनको मैं अब नहीं कराता हूँ, है ना, ज्यादा हो जाएगा। तो बस मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आ गया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ और उससे मैं थोड़ा कुछ कंट्रास्ट करके दिखाना चाहता हूँ। ये नोट कर लिया सभी ने, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। और देखिए, अब आपको थोड़ा बताना है कि ये है कि नहीं है, ठीक है, ये जो है हीरोटेसिस है कि नहीं है, वो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ
और आप बताइए। आप दाई हैप्पी stream what fields or waves or mountains, ठीक है। what shapes of sky, what shapes of sky or plane, what love of thine own kind, ठीक है। what ignorance of pain, ठीक है। ये एक्चुअली सेली की लाइन है और ये आप देख लेना कि किस पोएम की लाइन है, लेकिन ये सेली की लाइन है। अब आप हमें ये बताओ, मेरा पर्पज ये है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ पे इरोटेटिस है कि नहीं है। सोचिए और बताइए। है सर, क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन से समझ आ रहा है। क्वेश्चन तो हर लाइन में ही है, आप क्वेश्चन तो फर्स्ट टाइम में भी पूछ रहा है, बता रहा क्वेश्चन है। हर जगह है, लेकिन इरोटेटिस है कि नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि क्वेश्चन पूछना फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। पहले मैं बता चुका हूं कि क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको पता चले, और आंसर या तो स्ट्रांगली अफर्मेटिव हो या सर स्ट्रांगली एक फोर्थ लाइन सर नहीं है कि व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, तो इसमें हमको लगता है कि सर है ना। एक्चुअली ना ये एकदम क्लियर नहीं है जो भी बोल रहा है ये, है ना। तो ये वास्तव में क्लियर है नहीं, और जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा इरोटेटिस का, ध्यान देना, ठीक है। अब इसके लिए अभी कोई ऐसा वर्ड आया नहीं है कि इसको और क्या बोलेंगे, लेकिन ये इरोटेटिस नहीं है। कुछ चीजों को लेके एकदम क्लियर रहिएगा, है ना। इरोटेटिस बस वही होगा जहां पे आंसर आप पढ़ो और आंसर आपको पता हो, ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, ठीक है। जब आप अभी तक जितने भी मैंने बोले वहां कहां दिमाग लगाना था। जब आपने बोला कि इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, एकदम क्लियर है भैया, छेदोगे हमें, हमें चुभाओगे कोई चीज तो खून तो हमारा भी निकलेगा। तो एकदम वो क्लियर है वहां पे कि क्या हमारा खून नहीं निकलेगा। हाँ भैया 100% निकलेगा खून, तुम्हारा भी निकलेगा। है तो नॉट अ जीव आइज, क्या जीव की आंखें नहीं होती? अरे भैया होती हैं, एकदम क्लियर है। अगर जब पोएट बोल रहा है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, एकदम क्लियर है कि हाँ स्प्रिंग ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रह सकता, उसे भी आना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है चीजें क्लियर नहीं है और इसलिए इरोटेटिस नहीं है। अब अगर आप लोग आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ, एक WS टाइप होता है, जैसे क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, सबको मालूम है ना, दो प्रकार के। एक होता है यस नो टाइप, क्या होता है यस नो टाइप, और एक होता है WS टाइप। तो बस इसको समझ लो, ये WS टाइप वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब यस नो टाइप रहता है तो यस नो टाइप का आंसर हमेशा क्या होगा, यस या नो होगा। मतलब ये सेम वैसे इरोटेटिस के केस में कि यस नो टाइप, यानी इरोटेटिस का जो भी है वो स्ट्रक्चर की बात मत करिए कि हेल्पिंग वर्ब ये सब कैसे आएगा, ये सब कोई बात नहीं। बस ये समझिए, कॉन्सेप्ट पे जाइए कि यस नो टाइप क्वेश्चन की तरह है वो, कि जब आंसर आप चाहे वो जो पूछे, लेकिन आंसर या तो यस हो या नो हो। लेकिन जब WS टाइप हो जाता है तो क्वेश्चन, जैसे हम आपने पूछा हमने कि हैव यू टेकन लंच, तो आप यस या नो बोलोगे, हाँ भैया ले लिया या नहीं लिया, ठीक है। और दूसरा हमने पूछा कि व्हेन हैव यू टेकन लंच, तो अब इसका आंसर क्या होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस इतने बजे लिया हूं, ठीक है। अब वो कोई भी टाइमिंग हो सकता है, ठीक है। तो एक ये बात क्लियर रखना। तो ये एकदम 100% क्लियर हुआ कि इस तरह के जब आएंगे चीजें तो वो इरोटेटिस
नहीं होगा। तो हर क्वेश्चन, कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये जो हर क्वेश्चन है वो इरोटेटिस नहीं होता है। वही क्वेश्चन इरोटेटिस होगा जहां पर आपका आंसर स्ट्रांगली यस या स्ट्रांगली नो हो। बस ये सिंपल सा है। एक मैकबेथ में भी इसी तरह है। उसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अब टाइम हो गया, मैं टाइम से ज़्यादा नहीं लूंगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। और भी कोटेशन, और आप लोग ऐसे काम करिए, बहुत ही बढ़िया से चीज़ें चल रही हैं। कहीं कोई किसी को डाउट है अब तक जितना मैंने बताया आज? फिर सर जी क्या है तो? कुछ नहीं है। ये इसके लिए अभी लिटरेचर में कोई टर्म नहीं आया है, शायद बाद में कोई आ जाए तो हम जान जाए, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये इरोटेटिस नहीं है, ठीक है। इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो इरोटेटिस की कैटेगरी में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि हम अपने कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत क्लियर हैं, ठीक है। अब पता चले कि आप फिगर आप इस बीच में पढ़े हैं तो इस तरह से आप कहीं पर भी आ जाएगा तो आप बोल देंगे इरोटेटिस है, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आप जानो कि इस तरह से जब आएंगे चीज़ें जहाँ पर स्ट्रांगली यस या स्ट्रांगली नो में आंसर नहीं होगा तो इरोटेटिस नहीं होगा, बस ये जानो। अभी इसके लिए एग्जैक्ट आया नहीं है, कोई भी मतलब मिला नहीं है कि इसको कौन सा फिगर आप इस बीच बोलेंगे, ठीक है। इसमें सर मेरे पास आयरनी का कंटेंट नहीं है सर। हाँ, तो क्लास आयरनी का नहीं है तो मैंने वीडियो नहीं मिला है क्या आपको आयरनी वाला? नहीं सर, नहीं मिला। अच्छा, हो सकता है मैंने अपलोड न किया हो। और मैं आप लोग को आयरनी का एक पीडीएफ भी बोला था भेजने के लिए, लेकिन मैं मिस कर गया, वो भी मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है। तो दोनों चीज हो जाएगा। हाँ, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। मनोज जी, सभी लोग आप मुझे जो है अलविदा बोले, है ना। आज की क्लास यही रखते हैं